हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एमपी पुलिस की भर्ती को है काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों के अभी भी डाउट्स हैं। वो चाहे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हो सकते हैं। तो आज ये वाला वीडियो है वो मैं पूरा फुल बना रही हूँ कि आपकी हाइट क्या होना चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपका मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होगा, इसके साथ ही आपका फिजिकल कैसा रहेगा और आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा। एग्ज़ाम पे हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया है, बुक्स भी आपको बता दी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ लोग इतना खतरनाक कमेंट करते हैं कि सब लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा है कि योग्यता क्या होगी फलाना ढिमका। सो मैंने सोचा एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे लगा इतना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप में सेंस होगा कि आपको ये पता रहेगा कि रूल्स कहाँ से देखने होते हैं। तो 100 अंकों का आपका रहेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, जिसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान और सरल अंकगणित, इनके सारे मैंने आप लोगों को सिलेबस भी दिया था, मतलब कि डिटेल एकदम से बता दिया था। तो वो आप एक बार दूसरा वीडियो जो मैंने डाला हुआ है वो आप देख लेंगे, ठीक है। परीक्षा के लिए आप शहर का चूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और डेट आपको पता ही है भरने की, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, तो वो आप एक बार ऑनलाइन से जाके आप पता करेंगे तो वहाँ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ ही आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, इसके लिए भी इन्होंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसकी फ़ोटो ऊपरी भाग में, हस्ताक्षर तथा नीची भाग में होंगे। मतलब आपको साइन कैसे करने वो तक उन्होंने बताया हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने बताया पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी का जो फ़ोटो है वो लगभग 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही निर्देश ये भी है कि यदि आप चश्मे का यूज़ करते हैं तो आपको फ़ोटो खिंचाते समय भी चश्मा आपको पहनना है, उसके साथ ही आप फ़ोटो अपना खिंचाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आपको 8वीं 10वीं की 12वीं की अंक सूची भी स्कैन करा के संलग्न करनी होगी। मतलब कि आपको ओरिजिनल अंक सूची ही लेकर के जानी है, वही आपकी स्कैन होगी, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप SC ST OBC में से किसी का भी लाभ ले रहे हैं तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र भी आप लेकर के जाएंगे, वो भी उसके साथ ही संलग्न होगा। यदि आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं सॉरी, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप लेकर के जाएंगे। EWS से आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना होगा। दूसरा है कि ये जो लिखवाते हैं, मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य और सही है, ये आपको अपनी हस्तलिपि में लिखना है, ये आपको ध्यान रहे। अब एक बार देख लेते हैं हाइट का। तो जो पुरुष वर्ग रहेंगे उनकी हाइट के लिए रहेगा, यदि वो जनरल से हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, दोनों के लिए 168 सेंटीमीटर है। और सीने का बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84। और बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। और जो आपका सीने का फुलाव रहेगा वो सेम रहेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए उनकी जो हाइट है वो 155 होनी चाहिए, सीना वगैरह उनके लिए लागू नहीं होता है। महिला अभ्यर्थी चाहे कोई भी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, वो सभी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का उनके लिए अनिवार्य है। मतलब कि आप सब, यदि आपकी हाइट कम है 152.4 के आसपास है तो फिर आप सब इंस्पेक्टर में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब आ जाते हैं एज के लिए कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी 29/9/2025 को बेहद आयु पूरी, मतलब कि आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। और अधिकतम आयु जो मध्य प्रदेश के जनरल वाले जो लोग हैं उनके लिए 33 वर्ष है। और जो EWS है उनके लिए भी 33 साल की है। और अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, मतलब अन्य प्रदेश के, चाहे आप यूपी से आएँ, महाराष्ट्र से आएँ, आप कहीं से भी आएँ, आप लोग SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आप कोई भी बने रहें, तो आप लोगों को लिए 33 वर्षीय, मतलब कि आप जनरल में ही माने जाएंगे। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, मतलब जिनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो 38 वर्ष तक दे सकते हैं, ठीक है। जो अनुसूचित जाति जनजाति है, जो पुरुष वर्ग हैं, वो भी 38 तक ही देंगे। और इसके अलावा है आपके विक्रम पुरस्कार विजेता है, वो 38 तक हैं। और जो श्रेणी वाले हैं, मतलब कि जिनको रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मिल रहा है, उनके लिए 43 ईयर्स है। लेकिन यह ध्यान रहे आपकी 18 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, हमारा जो 10th रहता है वो हम 17 साल की आयु में पूरी कर लेते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा 10th पूरा हो गया है, अब मैं पुलिस के लिए योग्य हूँ। पहले आपको 18 साल का हो जाना चाहिए, तभी आप उसके लिए अर्ह माने जाएंगे। अब बात आती है कि जब पुलिस में आप चले जाएंगे तो वेतन वगैरह आपका क्या रहेगा। तो वेतनमान आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका 19,500 से 62,000 तक है। और आपको वेतन कैसे दिया होगा, न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड दिया होगा।
दूसरा एक नियम इधर ये भी है कि यदि आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों के संबंध में भी है। शासन के आदेश के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कि 26 जनवरी 2001 के बाद यदि आपका तीसरा बच्चा हुआ है तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आपका एक बच्चा पहले से है, फिर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी होती है और उसमें 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो फिर आप ये नहीं माने कि हम इसके लिए योग्य नहीं होंगे, आप बिल्कुल इसके लिए योग्य माने जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में कौन माने जाएंगे उसके बारे में भी इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी के मध्य प्रदेश के अधिवासी डोमिसाइल होना चाहिए जो कि छूट के पात्र हैं परंतु सेना में सेवा, मतलब कि यदि आप सेना में हैं तो आपको छूट की पात्रता नहीं होगी। यदि आप वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए तो ही आपको जो सेना संबंधी जो छूट आपको लागू होगी वो तभी मानी जाएगी। अब किसी के मन में ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए कि वेट क्या होगा, वेट की कोई कैटेगरी नहीं है, वो तो आप लोगों को ही मेंटेन करना है। यदि आपका ज़्यादा वेट है तो आप ऑफकोर्स रन नहीं कर पाओगे। और 2 चरणों की है, ये भी आपको पता ही है, तीसरा भी मान सकते हैं मेडिकल को मिला करके आप। तो पहले आपका एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका फिज़िकल रहेगा। फिज़िकल में आपके 3 इवेंट हैं जो कि आपकी रनिंग है और लंबी कूद है आपकी और शॉर्ट पुट है, ये आपके 3 इवेंट हैं। 3 इवेंट में आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ये परफॉर्मेंस आपको पता करना है कितने में कितने मार्क्स मिलेंगे, तो बड़ा इजी है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो आप पहले पता करें कि उसको कंडक्ट कौन करा रहा है। तो आप जितनी भी जो जानकारी दी है ये मैंने अपने उससे नहीं दी है कि मुझे बहुत याद हो, मैंने उससे नहीं दी है। अब आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है भोपाल, वो साइट आप खोलिए, वहाँ पे जितनी भी वैकेंसी ये आयोजित कराते हैं वो सारी आप लोगों को रेड उसमें इंक में ब्लिंक होती हुई दिख जाती हैं। तो आप वहाँ से उसको ले लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको वहीं से बताई हैं देख के। तो बहुत ज़्यादा किसी के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही आप ये छोटी मोटी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि आपकी इसके साथ ही जो आपकी जो फिटनेस वाली योग्यता है वो और भी होनी चाहिए कि आपकी जो आई साइट है वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरा है आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अब फ्लैट फुट आपको कैसे पता चलेगा, आप पानी में पैर भुगाइए और चल के देख लीजिए, यदि कर्व बनना है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, वरना आपका फ्लैट फुट है। नौकरी नहीं होना चाहिए कि जब भी आप पैर मिला करके खड़े हों तो आपके जो नी है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप पहले से ही इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है। और भी ब्लड ग्रुप वगैरह होता है और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपके मेडिकल के दौरान चेक होती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बाकी ये जो 2-3 चीज़ें हैं आपकी, और आपकी कोई स्थायी अपंगता नहीं होना चाहिए, जैसे किसी का एक हाथ कटा है या कोई और भी उसकी अपंगता है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसमें मेरी एक हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, अब वो जुड़ गई है तो मैं दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इसको स्थायी अपंगता नहीं माना जाता है। तो वो चीज़ें आपकी जो 2-3 चीज़ें हैं जो मेडिकल में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं वो वही हैं। आपकी आइज़ सही होनी चाहिए, फ्लैट फुट नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको रंगों का जो फ़र्क है वो बिल्कुल स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। कुछ लोगों को रंगों की पहचान नहीं होती तो वो कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं, वो आपका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम का पता ही है, फ़ीस वगैरह आपकी उन्होंने बताई रखी है। और इसके साथ ही जो बाहर के जो लोग हैं, जो यूपी मतलब बाहर के हैं, एमपी से जो बाहर के लोग हैं, वो बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके लिए मनाही नहीं है। पर मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। भले ही आप अपने एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपका हो गया। तो कोई भी एग्ज़ाम फिल कर सकता है। एग्ज़ाम फिल होने लग गए तो आप एक बार कर लीजिए अपने एग्ज़ाम फिल और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये आप खुद से भी निकालना सीखिए एक आध बार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आपका जो मेडिकल रहता है, वो जो आपका जिला अस्पताल रहता है वो वहीं आपका मेडिकल होता है, जिला अस्पताल में ही। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं यूपी का हूँ तो यूपी में होगा क्या, नहीं, आपका एमपी में ही होगा। तो जिला अस्पताल में ही आपका मेडिकल होता है। लेकिन यदि आप जो जिला अस्पताल में जो आपका मेडिकल हुआ है उससे यदि आप खुश नहीं है तो उसकी अपील के लिए 2 चरण और बनाए गए हैं। आप वहाँ से भी अपना मेडिकल करा सकते हैं। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है मेरे साथ गलत हो गया तो आप वहाँ से भी अपना मेडिकल के लिए आप अपील कर सकते हैं और वहाँ भी आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो यही बहुत छोटी छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों को मैंने दी है। तो यदि आपको अभी भी कोई डाउट लगता है कि इस जानकारी में किसी चीज़ का अभाव रह गया है
तो फिर आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पे जाकर के इसको सर्च करिए और वहाँ पे जाकर के क्लिक करिए, तो आप लोगों को दिखेगा वहाँ पे। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए कि कोई जानकारी है जो मैंने आपको नहीं दे पाई है, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उसको डाउनलोड करके भी रखिए। उसका रीज़न ये है कि उसमें आपकी पूरा एक चार्ट दिया हुआ है कि आप कोई भी फिजिकल का इवेंट है उसको आप कितने हद तक करेंगे तब आपको कितने मार्क्स प्राप्त होंगे। तो आपको एक उसमें भी फ़ायदा करेगा कि मुझे अपने फ़िज़िकल में कौन सी जगह और कितना एफ़र्ट डालना है, क्योंकि ये जो पुलिस की जो नौकरी है वो रहता है ना कि एकदम से जो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है उसी के अकॉर्डिंग वो रहती है। तो आपका सिर्फ आपका रिटन अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका फ़िज़िकली फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि रिटन में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला के यदि फ़िज़िकल में आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं या बिल्कुल ना के बराबर कर पा रहे हैं तो भी उसका कोई उतना मतलब है नहीं। तो बाकी सारी चीज़ों पे भी आप लोगों को लगातार फोकस करना ही होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो यदि अभी भी कोई डाउट्स हैं तो एक बार आप देख लीजिए, नहीं तो मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।